बच्चों, दो ध्रुवीयता के अंत में हम लोग सोवियत संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। सोवियत संघ व्यवस्था जो 1917 में रूस की क्रांति के बाद विश्व में अस्तित्व में आई थी। ये व्यवस्था, जैसा आपने पढ़ा था, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी और जो समाज में समानता है निजी संपत्ति के कारण, उसको समाप्त करने के लिए ये व्यवस्था आई थी। पूंजीवादी विचारधारा की विरोधी थी। तो सोवियत संघ की जो ये व्यवस्था है, जो रूस में और रूस की क्रांति के बाद फिर उसके आसपास के गणराज्यों में संधि के द्वारा सोवियत संघ बना और 15 गणराज्यों में ये व्यवस्था लागू हुई। उसकी कई उपलब्धियां हुई, जिसको आपने पिछले चैप्टर क्लास में भी पढ़ा था, कि जैसे कि संचार बहुत तेज गति से इन्होंने विकास किया। तानाशाही व्यवस्था की एक खासियत ये होती है, चूँकि सब नियंत्रित रहता है, कोई विरोध नहीं होता, तो सरकार जिस तरह से चाहती है वो तेज विकास कर सकती है। तो यही हुआ, संचार व्यवस्था उन्नत हुई। जितने भी सोवियत संघ के ऊर्जा संसाधन थे उनका विकास तेज़ी से हुआ। आत्मनिर्भरता देश को मिल गई। सोवियत संघ को उसे आयात निर्यात के लिए, सामानों के आयात के लिए निर्भरता नहीं थी दूसरे देशों पर। जो दूर दराज के इलाके भी थे देश के, वो यातायात और आवागमन से जोड़ दिए गए। और सबसे बड़ी बात जो थी, नागरिकों का एक न्यूनतम जीवन स्तर जो है वो उपलब्ध था। हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य, ये गारंटी उपलब्ध थी कि इसके बिना कोई नहीं रहेगा। राज्य ये सुविधाएं सभी को उपलब्ध कराएगा। कोई बेरोजगारी नहीं थी। ठीक है, तो इसके बाद भी ऐसा कुछ क्या हुआ जिसके कारण 1991 में ये व्यवस्था विघटित हो गई, ख़त्म हो गई। इसी को कहते, इसको हम उसकी कुछ जो अंतर्निहित कमियां थी इस व्यवस्था में, उसमें समझेंगे। सोवियत संघ की जो पहली कमी थी वो यह थी कि नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। विचारों की अभिव्यक्ति की, नागरिक समाज में क्या चल रहा है, उनकी क्या परेशानियां हैं, प्रशासन से उनकी क्या शिकायतें हैं, ये सब बोलने की आज़ादी नागरिकों को नहीं थी। दूसरी बात, सरकार का लोगों के जीवन पर अत्यधिक नियंत्रण था। जो प्रशासनिक मशीनरी थी, सरकारी कर्मचारी थे, उनके पास राज्य की शक्ति थी और उस शक्ति के होने के कारण वो लोगों के जनजीवन पे, उनके हर पहलू पर नियंत्रण काफ़ी अधिक मात्रा में रखते थे। विरोध की अनुमति नहीं थी। जो सरकार का अगर किसी नीति का विरोध करता था तो उसे देश के विरुद्ध समझा जाता था। सरकार की लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। एक दलीय तानाशाही थी, तो सिर्फ साम्यवादी दल की ही सरकार बन सकती थी। तो इस ऐसी व्यवस्था में ये होता है कि किसी अन्य दल की सरकार नहीं आती, तो जो सरकार में पदों पे लोग बैठे हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह व्यावहारिक रूप में नहीं रह जाते। रूस का सोवियत संघ के शेष 14 गणराज्यों पर दबदबा था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे, जिसमें सबसे बड़ा था रूस। रूस के अलावा शेष 14 गणराज्य थे, लेकिन अपने आकार, प्रकार, संसाधन और विकास के लिहाज से रूस सबसे बड़ा था इन 15 गणराज्यों में। तो उसका बाकी जो 14 गणराज्य थे उन पे एक तरीके का दबदबा था। रूस का जो प्रवृत्ति होती थी वही बाकी गणराज्यों को भी माननी होती थी। इसके अलावा जो बाह्य, ये तो उसकी आंतरिक व्यवस्था हो गई। इसके अलावा शीत युद्ध का दौर चल रहा था। आपको याद रखना होगा, 1945 से 1991 शीत युद्ध रहा। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों विपरीत ध्रुव रहे। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा के गुट का था, सोवियत संघ साम्यवादी गुट का था। इन दोनों ही गुटों में एक दूसरे को
पीछे छोड़ने की होड़ चल रही थी, और पीछे छोड़ने के लिए या बराबर में बने रहने के लिए ज़रूरी था कि हथियारों के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में सोवियत संघ और अमेरिका बराबर बने रहे। तो हथियारों की होड़ सोवियत संघ के लिए ये ज़रूरी था, आवश्यक था। अगर उसे अमेरिका के बराबर प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो वो हथियार बनाता रहे, और अमेरिका से सैनिक होड़ अपने जो मित्र थे, उसके संगी देश थे, उसके गुट के साथी, उनकी वो हथियारों से, पैसों से मदद करता रहे। इन सब कारणों से क्या हुआ कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर ये अनावश्यक बोझ बढ़ गया, और जो संसाधन, जो धन उन्हें प्रौद्योगिकी के विकास में, ऊर्जा के विकास में लगाना था, वो वहाँ न लगकर हथियारों की होड़ में लग गया। तो अमेरिका से बहुत पीछे रह गया सोवियत संघ, प्रौद्योगिकी के मामले में, परिवहन के मामले में और ऊर्जा के मामले में। तेज़ी से विकास तो किया, लेकिन धीरे धीरे जो है वो विकास एक जगह आकर स्थिर हो गया, उसमें और ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात जो साम्यवादी व्यवस्था की गारंटी थी सभी नागरिकों को, सामाजिक सुरक्षा मतलब न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी जो राज्य देता था, वो उसके कारण धीरे धीरे सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर आर्थिक रूप से काफ़ी बोझ हो गया। तो बाहरी रूप से हथियारों की होड़, अपने साथी देशों की मदद के कारण, और आंतरिक रूप से ये जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था थी, सबको मुफ्त राशन, मुफ्त सुविधा देने की, उसके कारण सोवियत अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, और एट लास्ट अंततः यही सोवियत संघ के पतन का कारण बना। ये जो कमियां हैं, इन्हीं को आप सोवियत संघ के विघटन के कारणों में भी लिखेंगे। बस इसमें एक लास्ट कारण ये बढ़ जाएगा कि जब ये 1985 में राष्ट्रपति गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति का उन्होंने पद संभाला, वो इन कमियों से वाकिफ़ थे, और उन्होंने ये कमियां दूर करने के लिए सोवियत संघ में सुधार किए, कुछ सुधार नीतियां लागू की। लेकिन उन सुधार नीतियों का परिणाम ये हुआ कि अंततः सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछे जाते हैं, तो सोवियत संघ के विघटन के कारणों में आप यही कमियां प्लस गोर्बाचोव की भूमिका को लिखेंगे। थैंक यू बच्चों।